चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ जो हम सब क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर पहला जो पढ़ना शुरू किए थे, भौगोलिक खोज, उसी भौगोलिक खोज को यहाँ हम क्या करेंगे, लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उस भौगोलिक खोज में हमने आपको मात्र उस वीडियो में एक प्रश्न बताया था, जो कि पार्ट 1 वो था, क्योंकि उस समय डिजिटल पे एक ही क्वेश्चन आए थे। इसी वजह से शायद आज मॉर्निंग में हमने फिजिक्स के पहला चैप्टर पूरा पढ़ा दिया ऑनलाइन में। ठीक है, मात्रक वाला। अभी इसी प्रकार क्लास 9th के भी प्रत्येक बुक के प्रत्येक चैप्टर के सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा इस परिवार के माध्यम से। देखिए, इसमें हमने पहला क्वेश्चन क्या किया था, भौगोलिक खोज। हमने आपको बताया था कि भौगोलिक खोज कहने का मतलब कि पृथ्वी पर एक देश दूसरे देश के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन जैसे उसकी बुद्धिमत्ता का विकास होता गया तो वो एक देश दूसरे देश के बारे में भी जानना शुरू किया था। वो हम आपको ग्लोब पर समझाने का प्रयास किए थे, भौगोलिक खोज। तो एक ही प्रश्न में हम काफी अच्छा समय पिछले बार लिए थे। ठीक है, तो ये प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके थे और अभी हम सब सेकंड की ओर आते हैं, पवित्र रोमन साम्राज्य। देखना ये है कि ये रोमन साम्राज्य है क्या, रोमन साम्राज्य क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं तो क्लास 10th भी हमारा कंप्लीट अच्छे से नहीं होगा। तो यहाँ आइए और समझिए कि पवित्र रोमन साम्राज्य क्या है। पवित्र रोमन साम्राज्य क्या है? तो देखिए, पवित्र रोमन साम्राज्य की नींव 800 ईस्वी में पड़ी, जब पोप लियो तृतीय ने सारलमा को सम्राट घोषित किया। इसकी स्थापना निम्नलिखित घटनाओं से जुड़ी है। किसकी? पवित्र रोमन साम्राज्य की। ऐसा आपके दिमाग में एक चीज नहीं चल रहा कि साम्राज्य है, किसी कोई शासक बनेंगे, वो कि कहाँ का? रोमन साम्राज्य। कौन से साम्राज्य? रोमन साम्राज्य होगा। तो यही प्रश्न आपसे पूछेगा कि रोमन साम्राज्य की स्थापना या इसकी नींव कब पड़ी? तो 800 ईस्वी में पड़ी। दिमाग में सेटअप कीजिएगा, रोमन साम्राज्य की नींव कब पड़ी? 800 ईस्वी में पड़ी। और इसके सम्राट किसको घोषित किया गया? पोप लियो तृतीय ने। किसको? सारलमा को सम्राट घोषित किया। पोप लियो तृतीय, पोप लियो तृतीय ने सारलमा को क्या घोषित किया? सम्राट घोषित किया। इतने दिमाग में बात घुस गई कि पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना 800 ईस्वी में हुआ, जब पोप लियो तृतीय ने सारलमा को वहां का सम्राट अर्थात राजा घोषित किया। किसका? पवित्र रोमन साम्राज्य का, जिसकी घटनाएं निम्नलिखित है। क्या घटना में जुड़ी हुई है बाबू? ये समझो कि सारलमा ने ईसाई धर्म को प्रचार के लिए चर्च का समर्थन किया था। अब बात तो समझिएगा भाई, सारलमा ऐसा ईसाई धर्म के प्रचार के लिए समर्थन किया था, इसीलिए पोप लियो तृतीय है जो इस सारलमा को ही सम्राट बना रहा। दिमाग में घुस रहा कि पोप पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट सारलमा ही क्यों बना? ठीक है, क्यों बना था? क्योंकि यह ईसाई धर्म के प्रचार के लिए समर्थन किया था, इसलिए सारलमा बना। फिर पोप लियो तृतीय ने 800 ईस्वी में सारलमा को पवित्र रोमन साम्राज्य का ताज पहनाया। ये ऊपर भी बता चुके कि पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना कब? स्लो मोशन में तेज सबको भी बोलना है। पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना कब? तो 800 ईस्वी में। के किया? पोप लियो तृतीय, पोप लियो। इसका सम्राट किसको बनाया? सम्राट किसको बनाया? सारलमा। क्यों बनाया? क्योंकि सारलमा ने ईसाई धर्म के प्रचार में समर्थन किया था, इसलिए इतना दिमाग में सेटअप हो गया कि पवित्र रोमन साम्राज्य की जो साम्राज्य का स्थापना 800 ईस्वी में पड़ा और पोप लियो तृतीय के द्वारा यह सम्राट बनाई गई। ठीक है, और इस साम्राज्य का सम्राट किसको बनाया गया? सारलमा को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि वह ईसाई धर्म के प्रचारक थे। देखिए, यहां समझिए, इसके बाद में यह साम्राज्य मध्य यूरोप में एक शक्तिशाली राजनीतिक और धार्मिक केंद्र बन गया। इसके बाद ये जो साम्राज्य है, कौन साम्राज्य? पवित्र रोमन साम्राज्य। पवित्र रोमन साम्राज्य आगे चल करके पूरे यूरोप के, मतलब हम जो बताएं कि आपको कि 7 महादेश है ना टोटल, तो 7 महादेश
में यूरोप एक महादेश है, तो उस यूरोप महादेश में एगो शक्तिशाली और राजनीतिक तथा धार्मिक केंद्र बन गया। कौन? पवित्र रोमन साम्राज्य। समझ रहे हो? दिमाग घुस रहा बात में कि पवित्र रोमन साम्राज्य ही बाद में चल के स्थापना, भले ही पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना कब हुई, क्योंकि हम एक ही चीज को एकदम पूरा मंथन करके आपके दिमाग में डाल देंगे कि पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना 800 ईस्वी, 800 ईस्वी, 800 ईस्वी। पवित्र रोमन साम्राज्य कब? 800 ईस्वी। स्थापना किसने किया? पोप लियो तृतीय। पोप लियो तृतीय। इसका सम्राट किसको बनाया? शारलमा को। सम्राट किसको बनाया? शारलमा को सम्राट क्यों बनाया? क्योंकि वह ईसाई धर्म के प्रचार में समर्थन था। ईसाई धर्म में प्रचार में बाद में चल करके यही पवित्र रोमन साम्राज्य क्या बन गया? पूरे यूरोप के एक शक्तिशाली राजनीतिक और धार्मिक केंद्र बन गए। कौन? पवित्र रोमन साम्राज्य। हम पूरी चटनी की तरह पीस दे रहे हैं, ठीक है ना, चीजों को। ठीक है, चलिए यहां आ जाइए। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु देखो, मुख्य बिंदु कहे का मतलब कि ई क्वेश्चन में हमको याद कोची रखना, तो याद एगो रखना कोची। शारलमा कौन था? सम्राट था। पोप लियो तृतीय कौन था? स्थापना किया था पवित्र रोमन साम्राज्य का। कब किया था? क्यों किया था? क्योंकि ईसाई धर्म के प्रचारक। आधुनिक युग में आकर के राजनीतिक धार्मिक का केंद्र बन गया पूरे यूरोप का। कौन? पवित्र रोमन। क्या बोलो, किसी को है ऐसा व्यक्ति जो इस क्वेश्चन को याद नहीं हुआ होगा? हमारा तो लग रहा हम 25 बार अभी बोल दिए हैं कि पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना 800 ईस्वी में पोप लियो तृतीय के द्वारा किया गया, जिसके सम्राट शारलमा को बनाया गया, क्योंकि शारलमा ईसाई धर्म के प्रचारक थे। बाद में चल करके यही साम्राज्य राजनीतिक धार्मिक का केंद्र बन गया। कोई दिक्कत है? कंप्लीट ना बाबू? चलिए, तो इसीलिए तो कहा जाता है कि पढ़ाई कीजिए एकदम मन चित से। देखिए, सामंती व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या था? सामंती व्यवस्था। हम पवित्र रोमन साम्राज्य को एगो कोना में रख लिए दिमाग के एक पट्टी, अब उस चीजों को भूलते हैं और अभी हम सब फोकस करते हैं किसके ऊपर? सामंती व्यवस्था। कौन व्यवस्था? सामंती। क्वेश्चन पहले दिमाग में सेटअप कर लो कि सामंती व्यवस्था क्या था, उसके बाद हम आपको आंसर दिमाग में बैठा देंगे कि विशेषता क्या थी। यहां आ जाइए। देखिए, सामंती व्यवस्था समझने से पहले आप सामंतवाद समझिए। सामंतवाद मध्ययुगीन यूरोप की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी। ये दिमाग में डालो पहले। ये सामंती एगो व्यवस्था था। व्यवस्था मतलब एगो नियम, रूल, कानून। तो सामंतवाद कौन से यूरोप में? मध्ययुगीन यूरोप में। ये मध्ययुगीन यूरोप मतलब समझ रहे हो? मध्ययुगीन यूरोप मतलब मध्य काल के समय की बात ये कहा जा रहा है। आधुनिक युग में ना है, आधुनिक युग से पहले मध्य युग, मध्ययुगीन से पहले प्राचीन युग। तो प्राचीन युग में ना, मध्ययुगीन में पूरे यूरोप के एगो व्यवस्था था। कौन व्यवस्था? सामाजिक। और सामाजिक कहने का मतलब समाज की व्यवस्था, और आर्थिक कहने का मतलब पैसा कौड़ी। तो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था था। एक लाइन दिमाग में नहीं घुसा कि सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की एक प्रमुख विशेषता थी। कौन सी विशेषता? सामाजिक आर्थिक विशेषता थी। सामाजिक आर्थिक विशेष, जिसमें भूमि का स्वामी कौन हुआ करता था? मतलब सामंतवाद में भूमि के मालिक क्या होगा? राजा। सामंतवाद में भूमि का मालिक राजा होता था और वह इसको सामंतों को सौंपता था। सामंत मतलब किसान, एक तरीके से समझ सकते। जमीन के मालिक राजा और सामंत मतलब किसान, जमींदार, जिसको वह जमीन देगा। कौन देगा? राजा देगा। हम ये 2 लाइन से दिमाग में घुसाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम क्या बोल रहे हैं? सामंतवाद मध्ययुगीन यूरोप की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक और व्यवस्था थी, जिसमें जमीन का मालिक राजा होता था और वह जमीन सामंतों को देता था। वह जमीन किसको देता था? सामंतों को देता था। ठीक है, सौंपता था। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। किसकी? सामंतवाद की विशेषता बताना कि सामंतवाद समझ गया ना? दिमाग में सेटअप हुआ? पहले 3 लाइन मात्र सेटअप करो। सामंतवाद एगो व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, जो कि कब चलता था? मध्यकालीन यूरोप में। जमीन का मालिक कौन होता था? राजा। और जमीन करने के लिए किसको देता था? सामंतों को, किसानों को जमीन करने के लिए देता था। और ये पूरी सामंतवाद की विशेषता निम्न लिखित है। सामंतवाद की विशेषता जैसे नंबर पहला, सामंतवाद में क्या होता था जो समझो। पहला पॉइंट यही है कि भूमि पर आधारित समाज था। समाज मतलब जितना भी समाज के लोग हैं, ना तो फैक्ट्री है, ना ही नौकरी है, कुछ नहीं। सब लोग काम कोची में करेगा? भूमि में, कृषि में। तो उस जो
सामंतवाद की समाज था वो कौन सी पर आधारित था? भूमि पर आधारित था। देखो राजा भूमि का क्या होता था? स्वामी, क्योंकि जमीन का मालिक कौन होता था? राजा होता था। और इसको सामंतों को सौंपता था, सामंत अर्थात किसानों को सौंपता था भूमि करने के लिए। ये सामंतवाद की विशेषता नंबर दिमाग में डालो कि विशेषता में पहला कि जमीन का मालिक राजा और वह खेती करने के लिए किसान को देगा या उसको सामंत को देगा। देखिए वर्गीय संरचना क्या था? वर्गीय संरचना क्या था कि राजा के अधीन ड्यूक, बैरन, नाइट, मतलब राजा डायरेक्ट, राजा के लिए छोटा छोटा मंत्री होगा ना, वो मंत्री में शामिल कौन कौन है? ड्यूक, बैरन, नाइट। ड्यूक, बैरन मतलब राजा के अधीन, बोले तो राजा के नीचे ड्यूक, बैरन, नाइट होता था। जबकि कृषक और श्रमिक सबसे निचले स्तर के होते थे। सोच लो कि किसान भी है राजा के अधीन ही है, क्योंकि जमीने के मालिक जब राजा तो सब कुछ केकर हाथ में? राजा के हाथ में। तो श्रमिक और कृषक लोग जो उस राजा के सबसे निचला में जो कैटेगरी में आता है वो होता था। अब बाकी उसमें कौन कौन? ड्यूक, बैरन, नाइट और कृषक और मजदूर। ड्यूक, बैरन, नाइट, कृषक, मजदूर, ये सब सभी लोग राजा के क्या होते थे? मतलब एक बात तो दिमाग में इतना सेटअप हो गया होगा कि सामंतवाद में सबसे प्रमुख कौन होता है? राजा होता, बाकी सब उसके चाहे जय गो पद रहे। सबसे निचला स्तर पर कृषक और श्रमिक, कृषक और बाकी बैरन, ड्यूमा, नाइट, बैरन, ड्यूमा, नाइट, ये सब राजा के अधीन होता था। दिमाग में बैठ गया? सामंतवाद ये है बाबू। देखो अच्छा उस समय सुरक्षा व्यवस्था क्या था? एक मतलब लोग सुरक्षा, मतलब समाज की सुरक्षा चाहिए ना, सेना पुलिस विभाग कुछ तो चाहिए। तो देखिए सामंत अपनी क्षेत्र की रक्षा के लिए क्या बनाया था? सैनिक और किलों का निर्माण करते थे। मतलब अगर सामंत अर्थात पूरी समाज की अगर रक्षा करना है तो उसका स्पेशल सैनिक होता था। साथ में राजा के जो किला है वो एकदम घेराबंदी था। घेराबंदी मतलब मोटे मोटे बड़े बड़े दीवार से घिरा हुआ था। वो उसकी कौन सी व्यवस्था हो गई? सुरक्षा। अच्छा उस समय की जो अर्थव्यवस्था था, मतलब सबसे ज्यादा पैसा राजा को कहां से आएगा? कृषि प्रधान। तो व्यवस्था कैसा था? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। कैसी व्यवस्था? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था। व्यापार सीमित था, मतलब व्यापार करने का ज्यादा कुछ बड़ा चीज व्यापार सीमित था, लेकिन सबको अधिकांश लोग किस पर आश्रित थे? कृषि पर आश्रित। ये दिमाग में तो हम सेटअप कर दिए। कौची कौची की है सामंतवाद में बबुआ? कि सामंतवाद मध्य युगीन यूरोपीय एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें कृषि का मालिक भूमि का मालिक राजा होता था और वह सामंतों को सौंपता था कृषि करने के लिए। फिर हमने इसका मुख्य बिंदु क्या बताया कि सामंतवाद में सबसे बड़ा राजा, राजा के बाकी नीचे रहेगा ड्यूमा, नाइट और कृषक, श्रमिक, ये सब होते थे। दूसरी चीज हम क्या बोले कि इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था उसका किससे चलता था? तो व्यापार कम था उस समय और सबसे ज्यादा कृषि से चलता था, उसका निर्भर था। ठीक है, सुरक्षा के लिए सैनिक भी रख लेता, साथ में किला का भी निर्माण था। ये सब सामंतवाद के समय था। सामंतवाद के इसके मुख्य बिंदु पर इस क्वेश्चन के मुख्य बिंदु क्या है कि भूमि स्वामित्व, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा भूमि स्वामित्व मतलब भूमि के स्वामी कौन होता था? राजा होता। वर्गीय संरचना, बहुत सारे वर्ग बनते, मध्यम वर्ग, मजदूर, श्रमिक, ड्यूमा, नाइट, ये सब एक वर्ग ही न था समाज में। सुरक्षा कैसा था? सैनिक रख लेते और किलाबंदी था। अर्थव्यवस्था कैसा प्रधान था? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था था। दिमाग में बैठ गया? दिमाग में बैठ गया? चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं बाबू अंधकार युग। ये कौन युग है? जैसा लग रहा है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो यूरोप, प्रश्न देखो क्या पूछ रहा, यूरोप के मध्य युग को अंधकार युग क्यों कहते हैं? मतलब यूरोप के जो मध्य युग है ना, मतलब नहीं कह रहे हैं कि एगो प्राचीन युग, एगो मध्य युग, एगो आधुनिक युग। तो मध्य युग जो था उसको ही कौन युग कहा जाता है? अंधकार। ऐसा क्या घटना घटा था बाबू जो यूरोप को मध्य युग को अंधकार युग कहते थे? क्या कारण था? तो यहाँ देखिए कारण, देखिए क्या था। मध्ययुगीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा जाता है, इसको तो याद करे की आवश्यकता नहीं। मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग की कहते थे। किस लिए कहते थे? क्या बोलेंगे कि मध्यकालीन यूरोप को अंधकार युग इसलिए कहा जाता है
क्यों कहा जाता? क्योंकि इस दौरान बौद्धिक सांस्कृतिक गतिविधि में गिरावट आई। मतलब बौद्धिक धर्म के मामले में गिरावट आई, संस्कृति के मामले में भी गिरावट आई। क्यों आई? क्यों आई? तो कारण इसका मतलब लोग क्यों धार्मिक और सांस्कृतिक में गिरावट आई, जिसका कारण बताओ, तबे तो उसको अंधकार युग कहा गया। तो देखो कारण क्या था? धार्मिक अवनति। देखो इस काल में वैज्ञानिक खोज और शैक्षिक विकास का ठहराव आ गया। मतलब लोग धर्म मानना बंद कर दिया, सांस्कृतिक मानना। लोग सबसे चीज किसके पीछे भागने लगे? खोज के पीछे। किसके पीछे? खोज के पीछे। तो जब जब ज्यादा चीज लोगों के खोज करने लगेगा तो कोई भी धर्म को मानेगा। उस समय मध्यकालीन यूरोप की एक कहानी तुमको बताते हैं कि खोज के पीछे लोग इतना पागल होल था कि कोई कहता था भूत भी है, तो भूत के खोज करे लगी। क्या करता था यूरोपीय महादेश के लोग कि अपने जेबी में चिट्टा लिख लेता था कि हम भूत के खोज करे जा रहे हैं, अगर हम मर गए तो समझिएगा भूत है। और जेबी में चिट्टा रख के अब बोलता था कि इस जगह पर भूत है, तो रात में चल जाता था कि अगर मर गए रात में तो समझ लेना भूत है, हमारा नाम हो जाएगा कि फलना आदमी भूत के खोज किया। मतलब इतना बाबला सब लोग यूरोप महादेश में मध्यकालीन युग में होल था कि कोई भी चीज को खोज करने के लिए बेताबला होल। जैसे तुम जहर के खोज कर रहे हो तो जहर बना दी, उसके बाद देखो कागज पर लिख देगी कि देखिए हम फलना फलना चीज मिला के जहर बनाए, अगर इसको हम खा के 2 घंटा में मर गए तो समझिएगा ये जहर है। तो तुम बना के रख दिया, उसको पी लो, तो तुम मर गई तो समझ लो कि धोबी बिघा निशा मिशा पटेल जहर के खोज कर दिया। ऐसे होता था यूरोप महादेश में। तो धर्म को मानना बंद कर दिया, संस्कृत को मानना, और सभी लोग खोज के पीछे पागल हो गया। तो ते सभी पागल हो जाओ खोज के पीछे। चलिए, तो राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक की स्थिति क्या थी? बर्बर आक्रमण और सामंतवादी व्यवस्था के कारण केंद्रीकृत शासन कमजोर पड़ गया। सामंतवाद मतलब जमीन के मालिक राजा होगा, बैठल है, कोई काम नहीं है, तो व्यवस्था भी धीरे धीरे क्या होते गया? कमजोर होते गया। फिर यहाँ ये आइए, ये कौन सी है? धार्मिक कट्टरता। चर्च ने समाज और शिक्षा पर कठोर नियंत्रण कर रखा था। चर्च मतलब समझ रहे हो, ईसाई धर्म के लिए। और वो जो समाज और शिक्षा पर कठोर नियंत्रण कर दिया था, जिससे स्वतंत्र चिंतन बाधित हो गया था। मतलब सब लोग पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। चर्च का कुछ अलग नियम था जो समाज में स्थिति उसकी क्या होती गई? बद से बदतर होती गई। अच्छा, आर्थिक स्थिति क्या था? आर्थिक स्थिति पैसा कौड़ी वाला। तो व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई। व्यापार और वाणिज्य तो ऐसे भी मध्यकालीन युग में कम था क्योंकि लोग कृषि पर ज्यादा थे, लेकिन जो भी था उसमें भी क्या आ गया? गिरावट आ गया, जिससे यूरोपीय समाज आर्थिक रूप से क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो इसीलिए तो इसको अंधकार युग कह रहे हैं कि धर्म और सांस्कृतिक में कमजोर हो गया। सब लोग खोज करे में है, घर में खाए लगी अनाजे नहीं, रोटिये नहीं। राजा भी है जो भी कमजोर स्थिति में बन गया। व्यापार में भी गिरावट आ गया, व्यापार में भी क्या आ गया? इसीलिए तो इसको कौन युग कहा गया? इसको मुख्य बिंदु हम सब कोची कोची वर्णन किए। बौद्धिक अवनति मतलब सब लोग खोज के पीछे पागल है। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अच्छे से राजा का शासन भी नहीं चल रहा। धार्मिक कट्टरता मतलब चर्च वाले लोग शिक्षा के नाम पर के लोगों को अलग अलग नियम कानून बना करके उसको दबाया जा रहा। आर्थिक गिरावट, व्यापार भी गिर चुका है, कृषि भी अच्छे से नहीं हो रहा। इसीलिए तो उसको कौन युग कहा जा रहा? क्योंकि सब कुछ पूरी यूरोप महादेश अंधकार युग में जा रहा था, इसलिए उसको अंधकार युग कह दिया गया। चलिए, एक क्वेश्चन इसमें और था ना बाबू। तब पवित्र रोमन साम्राज्य तुम सुने थे ना, शारलमा जिसका शासक बना था, पोप लियो तृतीय ने स्थापना किया था 800 ईस्वी में। तो वही रोमन कैथोलिक चर्च और ईसाई धर्म क्या है, दोनों पर वर्णन करना। ठीक है, किसका? रोमन कैथोलिक चर्च और ईसाई धर्म। तो देखो मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति कैसी बढ़ी। मतलब क्या हम बोल रहे हैं, क्योंकि इसके कारण भी धार्मिक कारण अभी था ना कि चर्च वाले लोग जबरदस्ती दबाया जा रहा था समाज में। तो वही चीज यहाँ पूछ रहा कि मध्यकाल में रोमन कैथोलिक चर्च की शक्ति कैसे बढ़ी, वो कैसे मजबूत हुआ? क्योंकि 800 ईस्वी में पवित्र रोमन साम्राज्य बना था ना लियो तृतीय के द्वारा, शारलमा उसका शासक था। मध्यकाल आते आते उसके शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, जो पूछ रहा है। यहाँ देखिए, मध्य युग में रोमन कैथोलिक चर्च ने यूरोप की राजनीति, समाज और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। क्यों? क्योंकि चर्च की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण है। अब क्या क्या कारण है जो चर्च का क्या बढ़ा? शक्ति बढ़ा। जैसे धार्मिक प्रभुत्व। धार्मिक प्रभुत्व क्या कहता है
कि चर्च ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र था। ये तो बात सही है, क्योंकि चर्च में कौन जाएंगे, कौन धर्म मानने वाले। और पोप का सर्वोत्तम धार्मिक नेता माना जाता था किसको, ईसाई धर्म को। तब पोप ईसाई धर्म और चर्च ये मजबूत है उस समय, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति पर नियंत्रण, देखिए चर्च ने विश्वविद्यालय और धार्मिक संस्थानों के माध्यम से शिक्षा और बौद्धिक गतिविधि को नियंत्रित किया। अब चर्च के द्वारा ही बहुत सारा विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, और जहां जो भी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है उसमें ईसाई धर्म के हिसाब से पाठशाला होगी, तो लोगों को शिक्षित करेगा, तो अपना धर्म पे ज्यादा ना फोकस करवा के शिक्षित करेगा। इसीलिए उसका शिक्षा पर भी नियंत्रण किसका था, चर्च का ही, ठीक है। और सांस्कृतिक पर भी नियंत्रण किसका था, चर्च का ही। राजनीतिक प्रभाव क्या था, सम्राट को पोप की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। सोच लो, राजा बनेगा तो वो पोप से पूछ करके, चर्च वाले में जो चर्च ईसाई धर्म है उससे स्वीकार करके सम्राट बनना पड़ता था। तो शक्तिशाली तो है ना ईसाई धर्म, दिमाग में घुस रहना है कि उस समय मध्यकाल के समय में यूरोप में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन धर्म, ईसाई धर्म। ये बात इतना बना लेना, तो चर्च की और शक्ति बढ़ता था। आर्थिक स्थिति में क्या था, तो चर्च के पास विशाल भूमि और संपत्ति था। तो जरा पास भूमि और संपत्ति ज्यादा तो ऐसे भी मजबूत रहबे करेगा, जिससे वह यूरोप के सबसे प्रभावशाली संस्था बन गया था। वो चाहेगा तो विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा, जिसको चाहेगा उसको राजा बनाएगा, क्योंकि उसके पास शक्ति है, उसके पास बुद्धि है, बहुत सारे विश्वविद्यालय बना चुका, बहुत सारे जमीन का टुकड़ा है उसके पास, ठीक है। मुख्य बिंदु इसमें कौन कौन है, चर्च का प्रभुत्व, शिक्षा पर भी नियंत्रण, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा था कौन, चर्च वाले लोग। पोप राजनीतिक प्रभाव में भी मजबूत था, क्योंकि राजा पूछ के सम्राट बनता था उससे। आर्थिक समृद्धि में उसके पास विशाल भूमि और संपत्ति थी, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी तुमको हम सुनो, अभी तुमको हम भौगोलिक खोज नहीं बताएं, अभी कोई बताएं कि कैसे एक देश दूसरे देश को खोज रहा, नहीं। अभी तुमको हम यूरोप की स्थिति बता रहे हैं। अभी तक तो यूरोपे का ना स्थिति पढ़ रहे हैं बबुआ, कि यूरोप, तो अभी तक तुम पढ़ा तो उसमें क्या तुमको नजर आया कि मध्यकाल में यूरोप में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म, लोग अंधकार युग में जी रहे हैं, लोग खोज के पीछे ज्यादा भाग रहा। इतना ही ना, वहां की व्यवस्था मध्यकाल में क्या था, कृषि पर आश्रित था। इतना ही ना भी पढ़े हैं, तो ये अभी यूरोप की स्थिति बता रहे हैं तुमको, क्योंकि भौगोलिक खोज में सबसे ज्यादा भाग लिया था कौन, यूरोपीय महादेश के। तो तुम क्यों भाग लिया, इसके बारे में पहले तुम जानोगे तब ना, कि डायरेक्ट खोजे कर दे, भारत के खोज कर दे, अमेरिका के खोज कर दे, अफ्रीका के, नहीं। पहले हम ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी के कौन महादेश वाला था। तो अभी तुम यूरोप की स्थिति पढ़ रहे हो मध्यकाल में पहुंच करके। पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में तुमने पढ़ा, पोप के बारे में पढ़ा, शक्तिशाली साम्राज्य के बारे में पढ़ा, ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा, अंधकार युग के बारे में पढ़ा, कि लोग अभी सब कुछ खोजे के पीछे बावला हुआ है, पूरे यूरोप महादेश के लोग। तो अभी तो वो अपने बुद्धि तेज करे में, तो अभी खोजेगा पहले किसी को। तो अभी तो हम इंटीरियल ही हैं चैप्टर में, तो इंतजार कीजिए कि भौगोलिक खोज तक कब पहुंचेंगे। हम कहानी को जोड़ने का बस प्रयास करेंगे। भौगोलिक खोज वाला 15वीं-16वीं शताब्दी में भौगोलिक खोज करता है, तो 1400 ईस्वी के आसपास न करता है, 1400-1500। अभी तुमको हम 800 ईस्वी में ही पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की। 1100-1200 ईस्वी को मध्यकालीन कहा जाता है समय, मतलब उधर 600 से लेके 1400 के बीच के जो घटना होता है उसी को मध्यकाल कहा जाता है। अभी तो मध्यकाल की स्थिति हमने पढ़ा, तो पार्ट 3 का इंतजार कीजिए आप सब लोग। एकदम कहानी जोड़ करके बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में एकदम बैठाया जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही हम सब रुकते हैं।